ठीक है, तो कल हम लोगों ने एलगी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया था ना। जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने एलगी के बारे में लिया था, हमने जान लिया था, कुछ बातें हमने जान ली थी उसमें। ठीक है, कई टाइप के एलगी के बारे में पढ़ा था हमने, ईपीजोइक, ईपीफिटिक, इंडोजोइक ऐसे करके, क्रिप्टोफिलस और क्रायोफिलस, फिलस था, क्रिप्टोफिलिक था, फिटिक ना, हाँ क्रिप्टोफिटिक हो गया, क्रायोफिटिक। एक्चुअली अभी मैं 12th वाले को पढ़ा के आ रहा हूँ ना, वहाँ पॉलिनेशन पढ़ा रहा था तो फिलस वर्ड बार बार यूज हो रहा था, वही आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें पढ़ ली थी। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ना है क्लास। अब देखो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया नहीं था, उसको जानने की भी उतना ज़रूरत भी नहीं है, ओरली बता दे रहा हूँ ऐसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि गैमेट स्पोर बनेंगे। ठीक है, स्पोर के ये हमने लिखा हुआ है, ठीक पीछे हमने लिखा है। स्पोर जो होंगे वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो अगर मोटाइल की हम लोग बात करें तो क्लाइमेडोमोनास में जो स्पोर बनता है वो मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल की बात करें तो रेड एल्गी में, ठीक है, उसमें जो स्पोर बनता है वो नॉन मोटाइल। तो अभी हम लोग शायद आगे इसका हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, और से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमेटिक फ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, गैमेटिक फ्यूजन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसमें भी जो गैमेट बनेंगे वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। जैसे यूलोट्रिक्स जो होगा उसके गैमेट जो होंगे वो मोटाइल होंगे और स्पाइरोगायरा के जो गैमेट होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे। ठीक, तो ये सारी बातें हैं उसमें, ठीक ना, रिप्रोडक्शन में। लेकिन अब हम लोग पढ़ना क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन था उसका बेसिस क्या था। तो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो हम लोग मेनली जो एल्गी क्लासीफाई किया गया वो पिगमेंटेशन के आधार पे क्लासीफाई किया गया, यानी एल्गी के पास कैसा पिगमेंट है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा एक बेसिस क्या था कि उस फ्लैजिलेशन, यानी उसके पास कैसा फ्लैजिला है या क्या फ्लैजिला है कि नहीं है, इस आधार पे डिवाइड किया गया। और एक तीसरा बेसिस था कि स्टोर्ड फूड, यानी जो वो खाना बना रहे हैं, जो फूड स्टोर कर रहे हैं वो क्या है, स्टोर्ड फूड के आधार पे। ठीक, तो जो मेजर बेसिस है उसे हम लोग क्या याद रखेंगे कि पिगमेंटेशन। क्या याद रखेंगे, पिगमेंटेशन के आधार पे। ठीक ना, कि उनको क्लासीफाई किया गया। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोगों को पढ़ना है मेनली 3 ही क्लास के बारे में पढ़ना है। तो एफी फ्रिस्ट जो साइंटिस्ट थे, हम लोगों ने पहले पढ़ा है, फादर ऑफ एल्गोलॉजी। तो एफी फ्रिस्ट ने बताया था कि उनके हिसाब से जो एल्गी की क्लास थी 11 क्लास में उन्होंने एल्गी को डिवाइड किया था। ठीक है, तो 11 क्लास के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पर मेनली 3 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वो 3 कौन कौन से होंगे, रेड एल्गी, ठीक है, रोडोफाइसी, फियोफाइसी और साइनोफाइसी। ठीक, रोडोफाइसी, फियोफाइसी और साइनोफाइसी नहीं, क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। ठीक है, याद करो नाम इसका, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। ये 3 ही हमको यहाँ पे पढ़ना है ना। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि एल्गी की क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस था। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो पहला बेसिस था वो क्या था, यही सबसे मेन बेसिस था, हम लोगों को यही याद रखना है। पहला बेसिस था पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन हम लोग याद रखेंगे कि पहला बेसिस क्या था, पिगमेंटेशन। दूसरा बेसिस क्या था, स्टोर्ड फूड। और जो तीसरा बेसिस था वो था, ये ठीक से चल नहीं रहा है, तीसरा बेसिस जो था वो था फ्लैजिलेशन। क्या था, फ्लैजिलेशन। तो हमें यही याद रखना है 3 ठो। इसमें भी हमें पिगमेंटेशन को जरूर याद, मतलब ज़्यादा याद रखना है क्योंकि पिगमेंटेशन जो था वो मेजर बेसिस था। ठीक है ना, तो ये 3 अच्छा याद रखना। जैसे मैंने लिखवाया है ना, स्टोर्ड फूड, हो सकता है किसी बुक में इसी बात को लिखा जाए एसिमिलेटरी प्रोडक्ट। क्या लिखा जाए, एसिमिलेटरी प्रोडक्ट। क्यों लिखा जाएगा, देखो डाइजेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर 4 प्रोसेस पढ़ते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। तो ये जो एसिमिलेशन है उसका मतलब क्या है कि खाना जो था हमने खाया था वो पच गया, क्या एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक, तो उसी बात को यहाँ स्टोर्ड फूड के रूप में लिखा जाता है। तो इस स्टोर्ड फूड को एसिमिलेटरी प्रोडक्ट भी लिखा जा सकता है, तो घबराना नहीं है। ठीक ना, क्या
फ्लैजिलेशन का मतलब है फ्लैजिलेशन वर्ड फ्लैजिला से आया है, ठीक है, यानी कि जिस भी एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके पास फ्लैजिला है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि वो उसका फ्लैजिला है तो कहाँ पे है या किस टाइप का है या कितने नंबर में है, ये सारी बातें। फ्लैजिलेशन की जगह पे सिलिएशन भी हो सकता है, कहीं कहीं लिखा हुआ हो, ठीक है ना, सिलिया को भी देखते हैं, इसलिए तो ये याद रखना है हम लोगों को इतनी सी बात, ये हम लोग इतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सर तीनों पॉइंट लिख लिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में ये 3 था। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि अकॉर्डिंग टू एफी फ्रिस्ट, अकॉर्डिंग टू एफी फ्रिस्ट द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू, द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 11 क्लास, ठीक है। ये तुम पढ़ोगे ना, बीएससी में आओगे, बीएससी में, लेकिन तुम क्यों आओगे, तुमको तो डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो जिसको भी अगर बीएससी में अगर कोई आना चाहता है, अच्छा बड़ा कम लोग होते हैं जो बीएससी में आना चाहें, मतलब मन तो एकदम नहीं होता है बीएससी में आने का, मजबूरियाँ उनको बीएससी में ले आती हैं, ठीक है। तुमसे रियलिटी बताना है, जो बायो लेता है ना उसके दिमाग में ये रहता है कि बस हमको डॉक्टर बन जाना है। मेरे दिमाग में कभी से ये नहीं था कि हमको डॉक्टर बनना है, ठीक है। हमारा जो प्रैक्टिकल लेने वाले आए थे वो पूछे थे कि क्या बनना है, तो मैं बोला था इंजीनियर, ऐसे लगे देख रहे थे, बोला जेनेटिक इंजीनियर। अकॉर्डिंग टू एफी फ्रिस्ट एल्गी आर डिवाइडेड टू, ये हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाईएस्ट क्लास, हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज क्लास, इज क्लास, हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज क्लास। फिर लिख लो मोस्ट कॉमन क्लासेज आर, मोस्ट कॉमन क्लासेज आर, क्लासेज आर कौन कौन सी मोस्ट कॉमन है, जो वही जो हमको पढ़नी है, क्लोरोफाइसी, तो अरे ठीक है आता है हमको इतना, तो CEAE लिखा हुआ है, मतलब जबरी हड़का करके गलती प्रैक्टिकल वाली बन जाओ तो। फियोफाइसी, तो हम लोग पहला हेडिंग डाल लेंगे क्लोरोफाइसी, क्या हेडिंग डालेंगे, क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी हेडिंग डाल करके सबसे पहला पॉइंट लिखना क्लोरोफाइसी में, लिखो लिखो कि मोस्ट एडवांस एल्गी, मोस्ट एडवांस एल्गी, मोस्ट एडवांस एल्गी, सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोगों को लिखना है मोस्ट एडवांस एल्गी। फिर इसमें नीचे लिख लो, ये लोग एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो, सॉरी एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों आएंगे, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और मड में भी हो सकते हैं, ठीक है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मड यानी कीचड़ होता है, हाँ तो वही, तो लिख लो दे कैन बी एक्वेटिक, एक्वेटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, मड में भी हो सकता है, मड की स्पेलिंग अच्छा पता है क्या, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अब एक्वेटिक में देखना फ्रेश वाटर वाले भी होंगे, मैराइन वाले भी होंगे, ठीक है, ये दोनों होंगे, ठीक। तो यही है, और इस स्पीसीज में अब तक लगभग 360 जेनेरा खोज लिया गया है ना, इसमें मतलब ये एल्गी में अब तक लगभग 360 जेनेरा खोज लिया गया है और 5000 स्पीसीज खोज ली गई हैं। तो लिख लो अबाउट, ऐसे लिखना, ऐसे 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 ऐसे, हाँ, अबाउट 360 जेनेरा एंड 5000 स्पीसीज आर रिपोर्टेड, ठीक है, 5000 स्पीसीज आर रिपोर्टेड, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो दे मे बी यूनिसेलुलर, दे मे बी यूनिसेलुलर
यूनिसेलुलर कौन होंगे, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया ना, तो वो कैसा होगा। अब देखो ये कुछ नाम है जो बार बार आते जा रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास, तो ये तो एकदम याद होना चाहिए, एग्जाम्पल दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि क्लेमाइडोमोनास किसका एग्जाम्पल है, एल्गी का। किसका एग्जाम्पल है, एल्गी का। तो कुछ, हाँ अरे वाह ये भी याद है क्या, ठीक। तो ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं। इसमें आगे यहीं पर ऐसे आगे करके लिख लो क्लेमाइडोमोनास, नीचे लिख लो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, तो लिख लो मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब इसमें लिखो मल्टी सेलुलर में देखो क्या आ जाएगा, कॉलोनियल आ जाएगा, ठीक है। कॉलोनियल फॉर्म जो होता है वो आ जाएगा, फिलामेंटस आ जाएगा, पेरेनकाइमेटस आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लो कॉलोनियल, पॉइंट वाइज लिखना कॉलोनियल। इसका बस एग्जाम्पल ही तुमको ज़्यादा मेन है, तो एग्जाम्पल ही ज़्यादा याद रखना। नहीं, कॉलोनियल फॉर्म है, मल्टी सेलुलर में कॉलोनियल फॉर्म भी होता है, फिलामेंटस फॉर्म भी होता है, पेरेनकाइमेटस फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो कॉलोनियल में लिखो, कॉलोनियल कौन होता है, लिखो वॉल्वॉक्स। क्या लिखोगे, वॉल्वॉक्स। पूछा क्या क्वेश्चन है ये, वॉल्वॉक्स, ठीक है। उसके अलावा नीचे लिख लो फिलामेंटस। वॉल्वॉक्स के अलावा और कुछ लिखने का भी मन है क्या, फिलामेंटस में लिखो यूरोट्रिक्स, यूरोट्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, फिलामेंटस। फिलामेंटस फॉर्म में कौन कौन होगा, यूरोट्रिक्स, यूरोट्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, स्पाइरोगाइरा। उसके बाद नेक्स्ट लिखो पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस का मतलब मैं तुमको बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। पेरेनकाइमेटस अभी बस लिख लो। पेरेनकाइमा एक टिश्यू होता है, जानते हो कि नहीं, जानते हो बस झूठा ही पेरेनकाइमेटस में लिख लो अल्वा। अल्वा को सी सैलेड भी बोलते हैं, क्या, सी सैलेड, समुद्री सलाद, तब तो खा भी सकते होंगे, लिख लो, खा मत लेना, लिख लो अल्वा में ब्रैकेट में लिखना सी सैलेड भी इसको बोलते हैं, समुद्री सलाद। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लिखना तो याद लिखो। वैसे मैं जो लिखवाता हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट ही होता है, फालतू बात क्यों लिखवाऊँगा। तो लिखो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इसमें होगा, ये इतना मिटा रहा हूँ अब। क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, पीएसपी मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या क्या हुआ, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये दो ठो हो गया ना। अब इसके बाद लिखो नीचे जैंथोफिल, जैंथोफिल, जैंथोफिल में लिखो ल्यूटोजेंथीन। क्या लिखोगे, ल्यूटोजेंथीन। जैंथोफिल भी कई टाइप के, जैसे क्लोरोफिल देखो कई टाइप के है ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, वैसे जैंथोफिल भी कई टाइप के होते हैं। तो इसमें जो होता है वो है ल्यूटोजेंथीन, ल्यूटोजेंथीन, याद रखना इसको, लिख लो। ये येलो कलर का होता है, कैसा होता है, येलो कलर का। एक कलर पिगमेंट भी होता है ल्यूटीन। ल्यूटीन किसमें पाया जाता है, जाके खोज के आना, आज का होमवर्क रहेगा। हाँ ल्यूटीन, ल्यूटोजेंथीन है ना, वैसे ही ल्यूटीन। उसके बाद नीचे लिख लो कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, नीचे लिख लो कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में लिखो बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। बीटा लिखना जानते हो कि नहीं,
बीटा कैरोटीन। ठीक है, इतना हो गया। अब लिखो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होगी सेल वॉल, जरा हमें बता दो तो। एक बार बता चुका हूँ। ओह, और एक नया चीज़ भी जानो तब। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, लिखो सेलुलोज एंड पेक्टीन, सेलुलोज और पेक्टीन की बनी होती है, लिख लो इसको। सेल वॉल जो होती है सेलुलोज और पेक्टीन की बनी होती है। स्टोर्ड फूड क्या होगा वो भी लिख लो। स्टोर्ड फूड क्या होगा, स्टोर्ड फूड जरा बता दो। कुछ पता है इसके बारे में? नहीं पता है तो लिखो स्टार्च प्लस ऑयल ड्रॉपलेट्स, स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स, स्टार्च प्लस ऑयल ड्रॉपलेट्स। मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट लिखो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या क्या होगा, इसको अगर लिख लिया है तो मिटा रहा हूँ ना। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव, फिर सेक्सुअल, फिर सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में लिख लेना फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल जो होगा वो कैसे होगा, वाह क्या बात, सही है। लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखो जूस्पोर, क्या लिखोगे, जूस्पोर। जूस्पोर जहाँ आ जाए क्या समझना है इसका मतलब, अरे रे 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 पढ़ रहे हैं अलगी और जानवरों में। जूस्पोर का मतलब मोटाइल, क्या समझोगे, मोटाइल। लेकिन यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, छोटा ब्रैकेट। मैथ वाले वीडियो देखते हैं, ठीक है, वही सब लगता है डिसलाइक करते हैं क्या। जूस्पोर एसेक्सुअल में। अब सेक्सुअल लिख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन। अब यहाँ पे देखो गैमेट कितने टाइप के बन सकते हैं, या तो आइसोगैमस होंगे, आइसोगैमस यानी जो गैमेट बनेंगे वो कैसे होंगे, आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, बताया था तो, मैं तो बताया ही था, तुम समझ रहे हो कि नहीं। एक होता है देख करके, एक होता है एन आइसोगैमस और एक होता है ऊगैमस। ठीक है, और ठीक है, आइसोगैमस यानी कि सब सिमिलर होंगे ना, और एन आइसोगैमस यानी डिफरेंट होंगे। अब ऊगैमस जो है वो एन आइसोगैमस ही होता है, तो यानी कि डिफरेंट तो होंगे, पर ऊगैमस में क्या खासियत है कि जो फीमेल होगा वो बड़ा होगा, फीमेल गैमेट जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। अब इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिख लो, यहीं पे लिख लो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है क्लोरोफाइसी का वो ये है कि क्लोरोफाइसी वाले यूज्ड एज अ फूड एंड फूडर, यानी कि इनको खाना और चारा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो खाना किसके लिए है, चारा किसके लिए है, अच्छा, अपनी चर्चा सुनते ही हंसी आती है, होता है ऐसा। हाँ तो मैं इंसानों को कहाँ पढ़ाता हूँ, तो उसी टाइप। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखो, सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड कर दी हैं ना। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तक तुमको यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। तो याद रखना, अगर इसको पढ़ ले रहे हो ना, तुम्हारा सारा पॉइंट जो है वो बहुत कम में और सारा चीज़ कवर हो जाएगा। अगर तुम पढ़ करके देखना बुक में, एक एक पैराग्राफ में लिखा है और सारी यही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक ना। तो लिखो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पहला कि यूज्ड एज अ फूड एंड फूडर। नीचे लिख लो, क्या लिखोगे, क्लोरेला, हाँ क्लोरेला, ठीक। हाँ ये पहला
फूड एंड फूडर की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड एज ए फूड एंड फूडर। पूछा गया क्वेश्चन है, क्यों इसको फूड एंड फूडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना क्योंकि ये प्रोटीन रिच होता है। कैसा होता है? प्रोटीन रिच। अरे वाह, प्रोटीन रिच लिखा हुआ है क्या बुक में? तो सब चीज़ बुक में लिखा हुआ है, बुक में वो सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, एंटीबायोटिक क्या होता है जानते हो कि नहीं? एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो जीवों से बनती हैं और जीवों को मारने के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक, यूज टू किल द माइक्रोब्स और चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये लाइन तुमको एनसीईआरटी में मिलेगी, तुम्हारे बुक में नहीं मिलेगा, 12th की एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में मिलेगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मारने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। जैसे सुना होगा ना कि भी कुछ बीमारी होती है तो बोलते हैं एंटीबायोटिक ले लो। तो एंटीबायोटिक क्या मतलब है? एंटी का मतलब है वो, एंटी का मतलब होता है विरोध में, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब बायोटिक वर्ड लिया गया है जीवन के लिए, लाइफ के लिए। ठीक, तो ऐसी दवा जो लाइफ के विरोध में खड़ी हो जाए। किसके? लाइफ के, उस जीव के जो तुम्हारे अंदर, जो तुमको अफेक्ट कर रहा है। ठीक, तो एंटीबायोटिक दवा उसको बोलते हैं, और ये बनाया जाता है जीवों से ही। पहला एंटीबायोटिक कौन सा बनाया गया था, खोज के आना। ठीक, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लिख लो, एंटीबायोटिक लिखा, एंटीबायोटिक के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट लिखो, स्पेस रिसर्च में इसका यूज होता है। स्पेस रिसर्च में इसका क्यों यूज होता है जानते हो? तुम जानते क्या हो? स्पेस रिसर्च में देखो इसका क्यों यूज होता है, हम बता रहे हैं ना। पहली चीज़ तो इसका फूड की तरह यूज होता है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है ये प्रोटीन रिच इसमें पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म। और इसका ऑक्सीजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब ये अपना खाना रिसर्च, मतलब जो स्पेस में जाते हैं जब लोग रिसर्च के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए जब जाते हैं तो वो अपने साथ इनको लेकर के जाते हैं। ट्रेवलर्स मतलब पहाड़ पे चढ़ेंगे तो एलगी लेकर के जाएंगे ना। अच्छा, तो लिख लो अपने हिसाब से, आई एम लिटिल स्लो इन इंग्लिश। तो फिर उसके बाद एल्यूरॉन और ये सब चीज़ें अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी तुम्हारी बुक में भी डिस्कस नहीं किया गया ऐसा है, तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। इसको कभी एक्स्ट्रा क्लास लेकर के बता दूंगा अलग से, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है इसी के बारे में, ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट लिख लो, मैक्सिमम वेरिएशन इन शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, maximum variation in shape of chloroplast are reported in green algae। तो क्लोरोफाइसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो याद रखना कि इसमें प्रोटोप्लाज्म में जो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन, क्लोरोप्लास्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये क्लोरोफाइसी ख़त्म होता है और हम लोगों का शुरू हो जाएगा फियोफाइसी। क्या शुरू होगा? फियोफाइसी। तो हेडिंग डाल लो फियोफाइसी, ठीक है। तो फियोफाइसी हेडिंग डाल के छोड़ दो, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, और हम लोग कल कोशिश करेंगे कि फियोफाइसी और रोडोफाइसी दोनों हम लोग ख़त्म कर लें, ठीक है ना। तो क्लोरोफाइसी जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी बोलते हैं, यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया। इसको बुक से पढ़ करके आना, जो भी इसमें बातें ऐसी हों बुक में, जो भी ऐसी लाइन हो जो न समझ में आए, जो नहीं लगे, तो वो हमें बताना, तो वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम लोग फियोफाइसी और रोडोफाइसी को ख़त्म कर लेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने वाले शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।